हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एनसीएल की क्लास, एनसीएल के प्रीवियस पेपर के बेस्ड पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। तो क्लास को एक बार शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए क्या राइट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एम ऑफ फर्स्ट एड? To prevent worsen of medical condition, to preserve life, to promote recovery and to prevent infection. एड्स फर्स्ट एड जो होता है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए जरूरी होता है, प्रिजर्व करने के लिए, फर्दर इंजरी की रिस्क को कम करने के लिए, इमीडिएट केयर के लिए बहुत जरूरी होता है फर्स्ट एड। तो उसके रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, आंसर करिएगा कि क्या एम रहता है फर्स्ट एड का। तो देखिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना फर्स्ट एड का काम नहीं है, बाकी रिकवरी को प्रिवेंट करना, प्रमोट करना, ये लाइफ को प्रिजर्व करना, प्लस टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ द मेडिकल कंडीशन, यानी कि और मेडिकल कंडीशन खराब होने से बचाना, ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का काम होता है। बाकी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना फर्स्ट एड का काम, फर्स्ट एड का एम नहीं होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट है यहाँ पे, read statement 1, 2, 3 and choose the correct answer from the given option. First, she knew where she could see them. दूसरा है, she drove to the place where she could see them. C, she went where she could see them. Choose the most appropriate option from below. A is adjective clause, 2 is the noun clause and 3 is the adverb clause. बी ऑप्शन है, 1 इज अ नाउन क्लोज, सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लोज एंड 3 इज एडवर्ब क्लोज। सी ऑप्शन है, 1, 2, 3 आर एडवर्ब क्लोजेस एंड ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो 1, 2, 3 आर एडजेक्टिव क्लोज, यानी कि 1, 2, 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ चौथा ऑप्शन जो है उसमें भी 1, 2, 3 आर एडजेक्टिव क्लोज। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। यस, थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन है तो आप लोगों को टफ लग सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको आंसर करना है यहाँ पर। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सिंपल से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, आपने पढ़ा होगा ना, यही है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यही पूछा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा कि 1 इज नाउन क्लोज, 2 इज एडजेक्टिव एंड 3 इज एडवर्ब क्लोज लिखा हुआ है यहाँ पे। करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट संज्ञा उपवाक्य है, दूसरा विशेषण है और तीसरा क्रिया उपवाक्य है, ठीक है। यानी कि पहला देखिए, शी न्यू वेयर शी कुड सी, उसे पता है कि वो कहां पे देख रही है। दूसरा है, शी ड्रॉव टू द प्लेस वेयर शी कुड सी देम, और तीसरा है, शी वेंट वेयर, यानी कि क्रिया कर रही है, यानी कि यहाँ पे संज्ञा है, विशेषण है और क्रिया है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, बी इज द करेक्ट आंसर। नाम जब पढ़ोगे ना आप तो अपने आप जो है वो आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज्ड फॉर पेशेंट विथ डिप्रेशन? डिप्रेशन वाले पेशेंट में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? लोपेरामाइड, इमिप्रामाइन, नॉरट्रिप्टालिन या अमोक्सापिन? इनमें से आपको आंसर करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में, कोई 2 सही होंगे, कोई 1 होगा, चारों सही होंगे, ऐसा आपको आंसर करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आंसर करिएगा क्या राइट है। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इस तरीके के मोर ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू भी आपको सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा और जल्दी गलत हो जाते हैं। एक गलत हुआ, एक ऑप्शन गलत हुआ तो सारे ही गलत है, पूरा क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा, एवरीवे। तो लोपेरामाइड ड्रग हम डायरिया वगैरह में यूज करते हैं, इसको डिप्रेशन में यूज हम नहीं करते हैं, आपको पता है। बाकी इमिप्रामाइन करते हैं, नॉरट्रिप्टालिन, एमोक्सापिन, ये तीनों ड्रग डिप्रेशन वाले पर्सन में यूज करते हैं। तो ओनली 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, ही करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। नेक्स्ट है, द लाइफ स्पान ऑफ इरिथ्रोसाइट्स इज? इरिथ्रोसाइट का लाइफ स्पान कितना होता है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा, एवरीवन। सभी आंसर करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वन? आरबीसी का लाइफ स्पान, चलिए आंसर करिए।
यस, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, और आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो 120 डेज होता है। 7 माइक्रोन जो होता है इसका डायामीटर होता है, और 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पान होता है। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो कितना होता है आप लोग याद रखिएगा, आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 डेज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से एनसीएल स्टाफ नर्स का क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे एनसीएल के बेस्ड पे, तो अभी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अभी भी डेट नहीं आई है, इसलिए अपने प्रिपरेशन को थोड़ा और अच्छा कीजिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस टू इंटरप्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन? एंटीबायोटिक मेडिसिन, हैंड वॉशिंग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पे रहेगा। चलिए सभी आंसर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंफेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस टू इंटरप्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन? नॉट द इंफेक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो देखिए, हैंड वॉशिंग फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हॉस्पिटल में। आप जब रहते हैं, कहीं पे भी आप हैं, अगर आप हैंड वॉशिंग करते हैं तो ये इंफेक्शन को प्रिवेंट करता है, तो ये तो करेक्ट आंसर है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होते हैं, हम जैसे कि गाउन, ग्लव्स, मास्क, टोपी, शू कवर, ये सारी चीजें भी इंफेक्शन कंट्रोल में हेल्प करते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्पोजल जो होता है, बीएमडब्ल्यू का प्रॉपर पालन करते हैं, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो उससे भी इंफेक्शन कंट्रोल होता है, लेकिन एंटीबायोटिक मेडिसिन से नहीं होता है, इसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआई रेंज एज पर क्वार्टेलेट इंडेक्स? बीएमआई रेंज बतानी है आपको, 25 to 5 पॉइंट, 29.5, बी ऑप्शन है 15.0 से लगा के 22.5, सी ऑप्शन है 18.5 से 24.5, डी ऑप्शन है 20.0 से 30.0। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है आपका। नॉर्मल बीएमआई पूछी गई है, अप्रॉक्सीमेट। सभी आंसर करिएगा। एक हेल्दी बॉडी के अंदर ईएमआई कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 18.5 से 24.5, यानी कि सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नॉर्मल बीएमआई जो होती है वो इतना होना चाहिए। अगर 18 से कम है, ठीक है, 18.5 से कम है तो ये अंडरवेट के अंदर आएगा, ठीक है। 18.5 से कम अगर होता है तो ये अंडरवेट के अंदर आता है, ठीक है। नॉर्मल हेल्दी पर्सन में 18.5 से 24.5 जो है वो बीएमआई होनी चाहिए। और अगर जो रहता है 25.5 से 29 होता है, तो ये जो रहेगा आपके ओबेसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, या ओबेसिटी नहीं कह सकते, ओवरवेट। क्या कहते हैं इसको, ओवरवेट, ठीक है, वेट ज्यादा है। और अगर 30 से भी ज्यादा होता है, मोर देन 30, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है, विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स? फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऐसा कौन सा होता है, हार्ट से लंग्स की तरफ? चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। तो देखिए, कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, आंसर नहीं होगा। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल में लेकर, लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है, तो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ये आंसर नहीं होगा। एयोर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो यहाँ पे हार्ट से, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर लंग्स की तरफ जाती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जो कि वहां पे जाके गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है और वहां पे जाके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया इज एसोसिएटेड विद साइकोमोटर एक्टिविटी? Which type of schizophrenia is associated with psychomotor activity? ए ऑप्शन है कैटाटोनिक, पैरानोइड, हेबेफ्रेनिक या रेजिडियल। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करिएगा और साथ में आंसर भी करना है।
तो देखिए स्किज़ोफ्रेनिया जो कंडीशन होती है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, उसके अंदर पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब होता है कि पेशेंट किसी को भी मार सकता है, उसे लगता है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, उसको खाना भी दोगे ना आप वैसा लगेगा कि इसमें जहर मिला हुआ है, वैसी टाइप की पर्सनालिटी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया। ये नहीं होगा, किलिंग टू अदर वाली पर्सनालिटी हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट हेबेफ्रेनिक यानी कि पर्सन खुद का ख्याल नहीं रख सकता, अजीब अजीब बिहेवियर करता है, अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रख सकता है, गंदे कपड़े पहनता है, वैसा टाइप का ये हेबेफ्रेनिक। आपने बहुत सारे मार्केट में भी देखे होंगे जैसे कि लोग होते हैं जो अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखते या फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनको इस तरीके का स्किज़ोफ्रेनिया देखने को मिलता है, साइकोटिक डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना। बाकी रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया भी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया होता है जिसके अंदर साइकोमोटर एक्टिविटी यानी कि उस पर्सन में रिजिडिटी, मोबिलिटी, पोस्चर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है। ट्रीटमेंट में हम एंटीसाइकोटिक ड्रग बेंजोडाइजिपिन वगैरह इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डेली सेल्फ केयर एक्टिविटी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में, तो ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा रहेगा। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्शिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, प्री एक्लेम्शिया को कैसे डिनोट करोगे, आंसर करिएगा प्री एक्लेम्शिया। तो प्री एक्लेम्शिया सिंपल सी बात है, बिफोर 20 वीक, अगर 20 वीक से पहले, ठीक है 20 वीक से पहले अगर किसी भी लेडी के ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो है वो अगर ब्लड प्रेशर कितना 140/90 से ज्यादा अगर होता है, ठीक है 140 से 90 तक होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। बीपी बढ़ने के साथ में इस पर्सन में प्रोटीन यूरिया भी होगा, क्या होगा, प्रोटीन यूरिया होगा, प्रोटीन बॉडी से बाहर जाएगा तो क्या होगा, एडिमा देखने को मिलेगा। तो ये तीनों कंडीशन जो होती है वो प्री एक्लेम्शिया में देखने को मिलती है 20 वीक से पहले, इसीलिए हम रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेक करना जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और 20 वीक से पहले अगर बीपी बढ़ रही है इसका मतलब है कि पेशेंट रिस्क में है कि उसको प्री एक्लेम्शिया फर्दर जाके हो सकता है। प्री एक्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए हम एक तो बीपी बढ़ी हुई है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तो यूज करनी ही पड़ेगी, उसके साथ में MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि हम उसको एक्लेम्शिया में प्रिवेंट होने से बचा सके, ठीक है। एक्लेम्शिया उससे भी खतरनाक सिचुएशन होती है जिसमें बीपी बढ़ती है, एडिमा होता है, प्रोटीन यूरिया होता है और उसके साथ में सीजर एक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है जो और भी ज्यादा डेंजरस होता है और उसको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे हम MgSO4 देते हैं ताकि फर्दर हम प्रिवेंट कर सके एक्लेम्शिया में होने से, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, 140/90 BM जो आपका बीपी रहता है और उसके साथ में प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन जो रहता है वो यूरिया यूरिन के थ्रू जो रहता है बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एल्बुमिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है और बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, एनसीएल स्टाफ नर्स का कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, एनसीएल के पैटर्न के बेस्ट पे फुल एंड टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, और वहां पे आपको नॉन नर्सिंग कंटेंट भी मिलेगा। तो किरोशा एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा और वहां पे आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसको प्रॉपर तरीके से आपको सॉल्व करना, अभी भी डेट नहीं आई है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, का सॉल्यूशन देखिए, अपने वीक एरिया पे काम कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो सिक्योर हो जाए। और याद रखिएगा डेट लेट हो रही है इसका मतलब घबराना नहीं है, डेट जरूर आएगी। जेकेएसएसबी का भी जो डेट आई है ना 2025 का फॉर्म है ये, अब डेट आई है इसकी। तो देखिए इतना लंबा कभी प्रोसेस हो जाता है लेकिन इसकी डेट, एग्जाम के फॉर्म भरे हैं तो एग्जाम जरूर होगा, तो अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखना हमारा काम है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ प्लेसेंटा एट फुल टर्म प्रेगनेंसी इज अराउंड, फुल टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट कितना होता है ये पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। यहाँ प्रीवियस पेपर है तो क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, ये आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में से आंसर करें, क्या राइट आंसर रहेगा, बहुत ही इजी है। फुल टर्म प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, यस। तो प्लेसेंटा का वेट आपको पता है 500 ग्राम होता है प्लेसेंटा का वेट इसके अंदर। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच, वैक्सीन और रूट का इनकरेक्ट मैच कौन सा है, आंसर करिएगा, बहुत ही इजी बट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्या करेक्ट आंसर रहेगा।
आंसर करिएगा। इस पेपर है ना, इस वजह से आ गया है। तो देखिए हेपेटाइटिस, इंट्रामस्कुलर, बीसीजी, इंट्राडर्मल, मीजल सबक्यूटेनियस या टिटनस टॉक्सॉइड सबक्यूटेनियस, क्या करेक्ट आंसर रहेगा? एवरीवन आंसर करिएगा टीटी। तो देखिए यहाँ पे टिटनस टॉक्सॉइड, क्या आपने कभी इसको सबक्यूटेनियस लगते देखा है? नहीं, इसको आईएम लगाया जाता है। कैसे लगते हैं? आईएम लगाते हैं। हेपेटाइटिस इंट्रामस्कुलर लगता है, बीसीजी इंट्राडर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ 0.5 ml इसको लगाया जाता है। इंट्राडर्मल लगता है लेफ्ट साइड में, इसको लगाते हैं लेफ्ट अपर आर्म में। हेपेटाइटिस बी भी लगाते हैं इसको एट द टाइम ऑफ बर्थ, बाकी 6, 10 और 14 वीक पे लगाते हैं, पेंटावेलेंट के साथ में लगाते हैं, तो इसको भी लगाया जाता है आईएम। ठीक है, मीजल्स 9 मंथ में लगाते हैं, विटामिन ए के साथ में मीजल्स को दिया जाता है, तो यहाँ पे सबक्यूटेनियस देते हैं। लेकिन टिटनस टॉक्सॉइड जो टीटी जो है वो प्रेगनेंसी में 2 डोज दिए जाते हैं, एज सुन एज पॉसिबल, जब भी एंटीनेटल विजिट पे आती है तब देते हैं, सेकंड डोज 1 महीने के बाद में, यानी कि 4 वीक का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर रहेगा। इसको देने का पर्पस यही है कि हम आगे जाके जो पुपेरियल सेप्सिस वगैरह अगर होता है लेडी को, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे, तो उसकी वजह से किसी भी तरह का टिटनस बच्चे के अंदर ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम टिटनस टॉक्सॉइड की वैक्सीन जो है वो पर्टिकुलर मदर को लगाते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? आईएनसी कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1950, 1947, 1948, 1949? आंसर करिएगा आईएनसी। जो हमारा सिलेबस बनाती है नर्सिंग का आईएनसी का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तभी आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, ये आपको भी पता। तो आंसर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, आईएनसी। इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एस्टैब्लिश। सभी आंसर करिएगा। और कुछ बच्चों के ये सवाल हैं कि भाई हम जेके जैसे कि एनसीएल स्टाफ नर्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कब इसका एग्जाम होगा? ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मेरे हिसाब से फॉर्म भरे, मई में आपके फॉर्म शायद एंड हो गए थे, तो उसके बाद में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम होगा, आपको घबराना नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एग्जाम जो है वो आपका जरूर होगा। इसीलिए आपको जो है वो अपने पेशेंस के साथ में जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिएगा। एग्जाम की डेट आपकी जरूर आ जाएगी, और अचानक से आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तब आपको अरे यार इतनी जल्दी आ गई ऐसा लगेगा। ठीक है, तो 1947 में आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली के अंदर 1948 में डब्ल्यूएचओ, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी 1947। नेक्स्ट है, केज क्वेश्चनरीज इज यूज्ड इन मेनिया, ड्रग एब्यूज, डिप्रेशन या अल्कोहलिज्म? केज क्वेश्चनरीज, आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? केज क्वेश्चनरीज किसमें यूज करते हैं? केज क्वेश्चनरी में देखिए सी का मतलब होता है यहाँ पे कट डाउन, कटिंग डाउन। एल्कोहलिज्म आप आंसर करते रहिए। ए का मतलब होता है का मतलब होता है गिल्टी। ई का मतलब होता है आई। ठीक है, ये सवाल आपको पूछना है जो पर्सन एल्कोहलिज्म यानी कि एल्कोहल लेता है, उसे ये सवाल जो है वो हेल्थ केयर के द्वारा पूछे जाते हैं। केज क्वेश्चनरीज को बोला जाता है जो एल्कोहलिज्म में ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। यस, एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्रैश कोर्स
अवेलेबल है एंड एनसीएल पैटर्न पे फुल टेस्ट सीरीज 20 टेस्ट आपको मिलेंगे, अभी भी टाइम है, आप परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, एनसीएल के पूरे पैटर्न के बेस्ड पे ही बनाए गए हैं। सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट इन योर एग्जाम तो इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं आप। बाकी एनसीएल की डेली क्लासेस आपके यहाँ होती है, संडे मैराथन क्लास भी होती है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू वेरी मच।